हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का 9th चैप्टर। का नाम है मृदा। देखिए, जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को और जंतुओं को जो है मृदा की आवश्यकता होती है। जितनी ज़रूरत हमें भोजन की है, उतनी ही ज़रूरत पौधों और जंतुओं को मृदा की है। तो इसमें हम पहले भूमिका पढ़ेंगे, जिससे हमारे सारे जो सवाल हैं, वो क्या-क्या हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। तो अब हम एक-एक करके लाइन पढ़ेंगे। मृदा जो है मिट्टी के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है और यह अनेक जीवों का आवास है और कृषि के लिए मृदा जो है अनिवार्य है। कृषि हम सभी का भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। देखिए, मृदा के हम प्रकार भी पढ़ेंगे, मृदा क्यों आवश्यक है और पौधों में कौन-कौन सी मृदा पाई जाती है और कौन-कौन सी फसलों के लिए कौन-कौन सी मृदा आवश्यक होती है और कुछ अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर मृदा की परत के बारे में बताया गया है, जिसमें ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू और बजरी। हम बारी-बारी से एक-एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो ह्यूमस है, वो पोषण प्रदान करती है। ह्यूमस मृदा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ह्यूमस खत्म हो जाएगी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? मिट्टी बंजर हो जाएगी। और ये मृदा की जो परत है, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये हम मृदा परिच्छेदिका, जिसको प्रोफाइल भी कहते हैं। इसमें अनेक परतें होती हैं, तो हम इनको बारी-बारी से एक-एक करके देखेंगे। देखिए, क्या आपको काँच के गिलास के विभिन्न आपाप साइज़ के कणों की परतें दिखाई देती हैं? परतों को दर्शाते हुए क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? तो मृदा में जो उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ हैं, वो ह्यूमस कहलाते हैं, जो कि पोषण प्रदान करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि मिट्टी कैसे बनी? आपने देखा होगा कि जो चट्टान है, इससे क्या बनती है? मिट्टी बनती है। लेकिन ये कैसे बनती है? चट्टान जब वर्षा, ताप, हवा और जो जलवाष्प हैं, इनके अपक्षय होने से, जिसको इरोजन भी कहते हैं, से क्या बनती है? मृदा बनी। ये चट्टान के कण जो बड़े-बड़े थे, वो वर्षा, ताप, हवा, जलवाष्प, इनके अवक्षय होने से क्या बनी? मृदा बनी। छोटे-छोटे कण मृदा बनी। इस प्रकार से मृदा बनी। अब हम कुछ मृदा परिच्छेदिका के बारे में देखेंगे। कितने प्रकार की होती हैं, किसमें क्या-क्या उपस्थित रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई जो ऊर्ध्वाकाठ है, वो मृदा परिच्छेदिका कहलाती है और प्रत्येक परत जो है स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है और ये परत क्या कहलाते हैं? संस्तर स्थितियाँ या फिर होराइज़न, इसको क्या कहते हैं? होराइज़न। इस डायग्राम में देखिए कितनी परत दी गई है? होराइज़न ए,
होराइजन बी, होराइजन सी एंड बेस सेल, जिसको आधार सेल कहते हैं। तो अब हम इनके बारे में बारी-बारी से बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको एक नई स्लाइड में समझते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे मृदा के होराइजन, जिसमें ये है होराइजन ए, होराइजन बी एंड होराइजन सी, और ये है बेस। अब हम देखेंगे कि होराइजन ए इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपसे कैसे पूछेंगे कि जो प्लांट्स हैं, वो किसमें पाए जाते हैं? होराइजन ए में प्लांट्स, और सबसे ज़्यादा ह्यूमस भी इसी में, और इसमें जो जल धारण करने की क्षमता है, वो भी सबसे अधिक होगी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें जो है सरंध्र पाए जाएंगे, जिससे हवा आ जा सकती है। और इसके बाद में इसमें कुछ बैक्टीरिया और केचुआ, ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो हमसे पूछता है कि होराइजन ए में आपसे पूछ लेगा कि सरंध्र कहाँ पर, बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं, और प्लांट्स और ह्यूमस सबसे अधिक। तो ये हो गया होराइजन ए, या फिर संस्तर ए, जिसको शीर्ष मृदा भी कहते हैं। शीर्ष मृदा। अब हम होराइजन बी के बारे में देखेंगे। होराइजन बी इस क्या होता है? इसमें ह्यूमस की कमी, अपेक्षाकृत होराइजन ए की तुलना में ह्यूमस की कमी, लेकिन इसमें खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे होराइजन सी। इसमें क्या होते हैं? इसमें छोटे-छोटे चट्टान, एंड बेस सेल, जिसको आर होराइजन भी कहते हैं। इसमें क्या होंगे? इसमें बड़े चट्टान, जो कि कठोर होंगे, उन्हें जो है खोदना भी कठिन होता है। अब हम एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो होराइजन स्थिति है, वो सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है, और ह्यूमस जो है मृदा को उर्वर बनाती है और पादपों को पोषण प्रदान करती है। ये हमने देख लिया था। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा या फिर ए होराइजन स्थिति या फिर ए संस्तर स्थिति कहते हैं। हमने देख लिया था कि सबसे ज्यादा ह्यूमस होराइजन ए में, उसमें सरंध्र पाए जाते हैं, और इसमें जो है जल धारण की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। और ये कलर में कैसे होती है? गहरे रंग की। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगों जैसे अनेक जीवों को आवास आश्रय प्रदान करती है, और छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से जो है
शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। तो अगर आपका ये डाउट है कि ये जो प्लांट्स हैं, ये तो होराइज़न ए में आते हैं, लेकिन इनकी जड़ें तो बहुत लंबी होंगी। क्या ये भी होराइज़न ए में आएँगी? तो हाँ, ये भी होराइज़न ए में ही रहेंगी। शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम रहती है। अब हम होराइज़न बी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन खनिज इसमें क्या होते हैं? अधिक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ये परत सामान्यतः जो है अधिक कठोर और अधिक सन्निहित घनी होती है। इसको होराइज़न बी या फिर मिड लेयर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। फिर आती है तीसरी परत, होराइज़न सी, जो दरारों और विद्रोह युक्त सैलों, चट्टान के छोटे ढलों की बनी होती है। और इसके नीचे की परत, इसके नीचे की जो परत है, वो आधार शैल होती है, जो कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। तो हमने ये मृदा की ये परत चार हमने देख ली। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें क्या-क्या होता है। अब हम मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी के कौन-कौन से प्रकार हैं और कौन-कौन सी फसलें किस मिट्टी में उगाई जाती हैं। उनके गुणों के बारे में हम बारी-बारी से पढ़ते हैं। आज मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दूँगी, तो लास्ट तक बने रहिए। अब हम देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, सेल के अच्छे से विभिन्न पदार्थों के छोटे-छोटे कण निर्मित होते हैं। हमने देख लिया था कि चट्टानों के टूटने से उनके विघटित होने से क्या बनते हैं? मृदा के कण बनते हैं और इनमें बालू और चिकनी मिट्टी क्ले जो है सम्मिलित है। देखिए, आप पहले ऐसे समझिए कि जो बलुई मिट्टी है, जो हमारी बलुई मिट्टी है, जिसको हम सैंडी सॉइल भी कहते हैं, और दूसरी हमारी है चिकनी मिट्टी, जिसको हम क्ले सॉइल कहते हैं या फिर मृणमय मृदा कहते हैं। तो यहाँ पर जो सैंडी सॉइल है, ये कण के आकार बड़े होंगे और जो क्ले है, चिकनी मिट्टी आपने देखी होगी, उसके कण के आकार छोटे होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोमट। नाम में ही है कि मट मिट्टी, जिसको हम लोमी कहते हैं। इसमें क्या होंगे? बड़े कण भी उपस्थित होंगे और छोटे कण भी उपस्थित होंगे। तो इन मिट्टी के बारे में हमें पढ़ना है इस पैराग्राफ में। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें बालू और चिकनी मिट्टी, क्ले, सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी के अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने होते हैं, और सेल, कण और ह्यूमस का मिश्रण जो है मृदा कहलाता है। पहले तो ये देखिए कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। तो उसमें जो कण बने चट्टान से, जिसमें चट्टानों के और ह्यूमस का मिश्रण था, उसको क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। जिसमें जीवाणु और बैक्टीरिया जो है, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर पादप मूल, ये क्या होते हैं? ये हमने यहाँ पर प्लांट लिया, ये इसकी जड़ें हैं। अब इस पादप मूल में माइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं।
अब ये जो माइकोराइजा बैक्टीरिया है, जिसको हम फफूंद या फिर कवक भी कह देते हैं। तो ये जो माइकोराइजा है, ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा। तो क्या ये पादपों को लाभ पहुंचाएगा? किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा? क्योंकि पादपों को तो तभी लाभ होगा कि जब वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन इस माइकोराइजा का क्या काम है? ये क्या करता है, इसकी जड़ों में रहता है प्लांट्स की, जो कि पादपों को जल प्रदान करवाता है। इस प्रकार का जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। इसी पादप मूल के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। मैंने आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करके बताया है कि कैसे पादप मूल कार्य करता है, माइकोराइजा कैसे हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की कुछ लाइन देख। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। केचुआ क्या करता है? मिट्टी को उलट पुलट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होते हैं, जो मिट्टी के जो नीचे के पोषक पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात हो, अधिक हो, तो उसे बलुई मृदा कहते हैं। बलुई मृदा, या फिर जिसको सैंडी सॉइल कहते हैं, या फिर रेतीली मिट्टी कहते हैं। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसको क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी कहते हैं, मृण्मय कहते हैं। यदि बड़े और छोटे आकार के कणों की मात्रा लगभग समान हो तो मैंने आपको बताया उसको क्या कहेंगे? बताइए आप सब। मैंने अभी आपको समझाया कि दोनों मिलकर जब पाई जाती हैं, लगभग समान अनुपात हो, बलुई का भी और चिकनी मिट्टी का भी, तो उसको क्या कहेंगे? दोमट। उसको क्या कहेंगे? दुमटी मृदा। अतः मृदा का जो वर्गीकरण है वो बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जाता है। अब आप एक चीज देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोइल के क्लासिफिकेशन में क्ले मिट्टी, क्ले सोइल में कितने प्रतिशत क्ले पाई जाती है और कितने प्रतिशत सैंड, या फिर कितने प्रतिशत जो है लोमी सोइल पाई जाती है, तो देखिए क्ले सोइल में 75% क्या रहती हैं? हमारी क्ले रहती है, और इसमें 25% क्या रहती है? सैंड रहती है। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो सैंडी सोइल है उसमें 75% कौन सी मिट्टी होती है? सैंड, ब्लूई, और 25% क्या रहती है? क्ले, चिकनी मिट्टी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो लोमी मिट्टी है, जिसको दूमटी या दोमट मिट्टी कहते हैं, इसमें 50% हमें सैंड मिलती है, प्लस 50% ही हमें क्ले देखने को मिलती है।
तो अगर आपसे इसमें से पूछा जाए कि जो पौधों के लिए सबसे अच्छी कौन-सी मृदा होगी फसलों के लिए, क्रॉप के लिए, तो आप बोलेंगे लोमी सॉइल, क्योंकि इसमें 50% हमें सैंड सॉइल भी मिल रही है और 50% हमें क्ले सॉइल भी मिल रही है। तो ये बेस्ट रहती है फॉर क्रॉप। अब हम बारी-बारी से इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि ये क्यों ये मिट्टी अच्छी होती हैं, क्यों ये अच्छी नहीं होती हैं, कौन-सी हमें यूज़ में लेनी चाहिए। तो देखिए मृदा में जो है कणों का आमाप का या उसके गुणों पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये तो सही बात है, क्योंकि उनके गुणों से ही तो हम पता कर सकते हैं कि कौन-सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। जैसे हमारे यहाँ पर हम आलू और जो है गेहूँ की फसलों को उगाते हैं, तो क्या ये कश्मीर के क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है? नहीं। या फिर जो कश्मीर में जो सेब वगैरह उगते हैं, क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों? किस कारण से? तो मृदा के अलग-अलग होने की वजह से ऐसा होता है। तो बालू के कण जो है अपेक्षाकृत बड़े होंगे, ये आसानी से एक-दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं और इनके बीच में जो है रिक्त स्थान होते हैं और ये स्थान वायु से भरे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू जो है सुवातित है, मतलब इसमें हवा भरी हुई है और बालू के कणों के बीच के स्थान में जल की निकासी तेजी से हो जाती है। जल की निकासी तेजी से हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? हानि होगी फसलों को। बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होगी, सूखी होगी, तो ये फसल के लिए कम उपयोगी होगी। यही बात अगर हम मृत्तिका के बारे में देखें, चिकनी मिट्टी या मृण्मय जिसको कहते हैं कि सूक्ष्म कण जो है बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके बीच से रिक्त स्थान बहुत कम होता है और बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है और अतः चिकनी मिट्टी में जो है वायु कम हो जाती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा जल रहता है। तो चिकनी मिट्टी इसीलिए चिकनी मिट्टी को अच्छी सॉइल माना जाता है। अब हम तीसरी प्रकार की सॉइल और देख लेते हैं, जिसमें पादप को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो है शीर्ष मृदा, दोमट या फिर दोमटी मृदा, बालू, चिकनी मिट्टी और गाद। गाद के बारे में भी हम आगे देखेंगे। नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का जो है मिश्रण होता है। गाद जो है नली तलों आधारों में निक्षेप रूप से पाई जाती है। गाद कणों का आमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है और दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण की क्षमता होगी। तो सबसे अच्छी प्रकार की मृदा कौन सी हुई? लोमी या फिर दोमट मृदा। हमने बारी-बारी से एक-एक मृदा के बारे में पढ़ लिया है, उनकी विशेषताओं को देख लिया है। अब हम आगे मृदा के गुणों में कुछ और पॉइंट और देखते हैं। मृदा में जल अंतःस्रवण दर। देखिए, जो क्ले है, उसमें जो जल धारण की जो क्षमता है, वो क्या होगी? क्ले, चिकनी मिट्टी ज़्यादा होगी, मोर होगी। और जो सैंडी है, बलुई, उसमें क्या होगी? कम होगी। और जो लोमी है, उसमें नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल। ये सब इसमें एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यही चीज़ बता रखी है, जो मैंने आपको पॉइंट में बता दी है। अब हम आगे एक एक फ़ॉर्मूला देखेंगे कि जो अवशोषित जल की जो मात्रा है,
उसका फॉर्मूला होता है जल की मात्रा बटे अंतःसरण अवधि मिनट में और जल की मात्रा ml में। मान लीजिए कि जो जल की मात्रा है वो 40 ml है और वह 5 मिनट में अंतःसरण उसकी अवधि है। 5 मिनट में जो है जल को अवशोषित करती है। तो इसमें अंतःसरण दर कितनी हुई? तो इसमें 8 ml पर मिनट। इस प्रकार से हम मिट्टी की जो है अंतःसरण दर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लीस्ट मॉइस्चर, मैं आपसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सबसे लीस्ट जो मॉइस्चर है वो किस में होता है? लीस्ट मॉइस्चर किस में होगा? वो होगा बलुई में। क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता जो है वो कम है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक्यूरेट हाई मॉइस्चर है वो किस में होगा, तो वो होगा लोमी मिट्टी में। तो ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं मृदा में नमी और मृदा द्वारा जल का अवशोषण। उससे पहले हम देखते हैं कि मृदा और फसलें, हमने अभी अभी मृदा के बारे में पढ़ा, तो कौन सी मृदा में कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, पहले इसके बारे में देखेंगे। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है और ये प्रमुख जलवायु संबंधी कारक जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं। मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं और जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों की किस्मों का धारण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कहीं पर सेब लग रहे हैं तो वहां की मिट्टी अलग है, वो सेब हम हमारी मिट्टी में नहीं लगा सकते। हमारी मिट्टी में जो फसल उग रही है तो वो हम उस मिट्टी में कोई और फसल नहीं लगा सकते। सबकी फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता है। तो इसमें जो है पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृण्य या फिर चिकनी मिट्टी जो है, दोमटी मृदा, दोनों ही गेहूं और धान के लिए, ये जो है वीट और पेडी, सॉरी गेहूं और चने के लिए जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है। क्ले और लोमी। और ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है। और धान के लिए जो है मृत्तिकाएं जैव पदार्थ में समृद्ध तथा अच्छी तरह जल धारण वाली क्षमता मृदा जो है आदर्श होती है। अगर वहीं आपसे पूछे कि मसूर और जो है अन्य दालें, लेंटिकल्स और पल्स के लिए कौन सी, तो लोमी सोइल, जिसमें जल निकासी आसानी से हो सकती है। आगे ऐसे ही आपसे अगर कपास के लिए पूछे तो देखिए मैंने देखा है कि जब भी कपास की मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बलुई दोमट और दोमट ये वाला ऑप्शन ना देकर क्या ऑप्शन रहता है, काली मिट्टी रहता है। तो हमें घबराना नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। कपास, कैसे कपास और का से काली,
ऐसे हम कोड से याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिणाम में वायु धारण करती हैं, गेहूं जैसी फसलें महीन मृण मृदा में पाई जाती हैं, क्योंकि ये ह्यूमस और समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। देखिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देते हैं कि जो वोटर दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और ये कौन कौन सी सन में मनाया गया था? 2003 और 2007 में मनाया गया। और वोटर के बारे में कुछ अन्य चीजें, ये क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और जो सबसे पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर 2003, 2007 और 2005 में मनाया गया। और सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग तमिलनाडु से स्टार्ट हुई, तमिलनाडु। ये कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन कैसे होता है? जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हट जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। पादपों की जड़ें मृदा को जो है मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा जो है ढीली हो जाती है और यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। और मृदा का जो अपरदन है मरुस्थल और बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है। और जहां की सतह पर हमने देखे पिछले चैप्टर में देखा था कि जो अडेप्टेशन करते हैं, प्लांट्स भी अडेप्टेशन करते हैं, एनिमल्स भी अडेप्टेशन करते हैं। जैसे बंजर भूमि, और वहां पर जब प्लांट्स जिनको पानी नहीं मिल पाता है वो क्या करते हैं? अपने पत्तियों को कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। और जहां की सतह पर बहुत कम और कोई वनस्पति नहीं होती है वहां वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाना चाहिए। देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, हम लोग एसी वगैरह लगवाते हैं, लेकिन इसकी बजाय हमें प्लांट्स लगाने पर ध्यान देना चाहिए। तब जाकर हम अपने एनवायरनमेंट को, पृथ्वी को बचा सकते हैं। हम सबको प्लांट्स लगाने चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से वृक्षों की कटाई हो रही है, आने वाले टाइम में पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें प्लांट्स लगाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कुछ की पॉइंट है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इन सारे की पॉइंट्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। चैप्टर की समरी यहाँ पर दी गई है, आप लोग इसे जरूर रीड करिए ताकि इससे आपके रिवीजन हो जाए। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कि सेल के कणों के अतिरिक्त मृदा में क्या क्या होते हैं। अभी हमने देखा था खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। और जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होगी? तो वो किसमें होगी? चिकनी मिट्टी में, जिसको मृण मृदा कहते हैं। यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों में आवास देने वाली, जीवों को आवास कौन देती है? मृदा। और मृदा की जो ऊपरी परत है वो कैसी होती है? वो हमने देखा था शीर्ष मृदा, कैसी? गहरे रंग की, जिसको होराइजन ए हम बोल रहे थे। और बलुई मृदा, इसमें कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। बलुई सैंडी सॉइल। मृदा की मध्य परत क्या होती है? इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है।
और जो चिकनी मृदा है, उसमें क्या होते हैं? सघन छोटे कण होते हैं, जिससे ये पानी को बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए फसलों के लिए अच्छी भी होती है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सॉइल, मृदा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अगर कुछ डाउट है आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में